हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली इस वीडियो में सबसे पहले थोड़ा मार्केट्स को देखेंगे कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम निफ्टी अभी कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद स्मॉल कैप्स के ऊपर थोड़ी नज़र मारेंगे एंड फाइनली 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। तो अगर आज का निफ्टी का चार्ट देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो देखेंगे आज अच्छी खासी गिरावट हुई 21,800 के आसपास से। ऑलमोस्ट निफ्टी 21,600 के आसपास पहुंच गया था, बट वहां से सपोर्ट लिया निफ्टी ने एंड क्लोजिंग दी है अराउंड 21,660 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल जो एक्सपेक्टेशन है कि 21,000 से 22,000 की ब्रॉड रेंज रहने वाली है, उसमें कुछ दिन मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। इनफैक्ट मार्केट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करे, क्योंकि अगर लगातार ऊपर जाएगा तो एक बार में क्रैश होने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लगते हैं। एंड जैसा 11 जनवरी को अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाली है विद रिजल्ट्स ऑफ टीसीएस एंड इन्फोसिस, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद से अगर अर्निंग्स में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट आती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 4 to 5% का ग्रोथ आता है, तो जो निफ्टी 50 की जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो लास्ट 10 ईयर्स के मीडियन पी के आसपास हो जाएगा। तो जो ओवर वैल्यूड है वो खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट अगर अर्निंग्स ग्रो होगी तो। एंड स्पेसिफिकली अर्निंग्स ग्रोथ इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे मैं कल रील में भी डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स का पीक होना हो, एंड एक्सपेक्टेड है कि 2024 में फेड इंटरेस्ट रेट्स भी कट करेगा। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, मार्केट्स उसको बैक सीट पे ले गया है, उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। एंड लोकसभा इलेक्शन जो इंडिया में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद मार्केट्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीजेपी या जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो ही कंटिन्यू होने वाली है, जिससे पॉलिसी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मार्केट्स उसके बाद रिजॉइस कर रहा है। बट सारे फैक्टर्स अकाउंट हो चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता एज सच कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी हो जाता है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो बिंदास होल्ड करके चलो, एंड नए स्टॉक्स भी ऐड करने हैं तो आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं जो एक्सुबरेंस या यूफोरिया में वो स्टॉक्स ऐड ना करें जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं या ओवर वैल्यूड हो गए हैं। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता मार्केट्स कोई क्रैश करने वाला है। मैं खुद अपने कोर स्टॉक्स जो है उनमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, उनके रिजल्ट्स पे या अर्निंग्स जो आने वाली हैं विद इन नेक्स्ट 2 3 4 वीक्स, उन पे बहुत नज़र रहेगी कि लेट्स सी कि जो कंपनीज एक्चुअली डिलीवर कर रही हैं या नहीं। 2023 में सबसे ज़्यादा फोकस था ऑर्डर बुक पे, बट ऑर्डर बुक अच्छी बात है कि कंपनीज के पास ऑर्डर है, बट उनको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। अगर 1,000 रुपए के ऑर्डर मिल गए एंड कंपनी के पास कैपेसिटी है सिर्फ 100 रुपए के ऑर्डर्स पूरे करने की, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो अब सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है अर्निंग्स रिपोर्ट पे, एंड मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। कुछ कैपिटल भी एक्यूमुलेट कर लिया है ताकि वो मैं डिप्लॉय कर सकूँ, एंड मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है, जो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे है, अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है, प्रोमिसेस फुलफिल कर रही है, उनमें मैं एलोकेशन बढ़ा दूँ। एंड जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक है तो जरूर होल्ड करूँ। बट कोई एक वैलिड रीजन होनी चाहिए जिसकी वजह से अर्निंग्स उतनी ग्रो नहीं कर पाई जो ग्रो करनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनीज जो अपनी गाइडेंस फुलफिल नहीं कर पाती, पर्सनली मुझे वो उतनी पसंद नहीं आती। एंड एफ आई आईज डी आई एस का आज डेटा देखें तो एफ आई आईज आज 1,600 करोड़ के नेट बायर्स थे, एंड डी आई आईज आज अराउंड 2,000 करोड़ के नेट सेलर्स थे। एंड निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स या हीट मैप अगर देखते हैं तो दिसंबर एंड में 23.19 के आसपास, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पी रेशियो है। एंड उसके बाद जो अगर लास्ट लास्ट के निफ्टी का ऑल टाइम अगर देखें तो निफ्टी मीडियन पी जो है, इनफैक्ट 99 से ये चार्ट है, निफ्टी 50 का मीडियन पी निकल के आ रहा है 20.66 के आसपास, एंड एज ऑफ नाउ 23.1 चल रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर लग रहा है, बट क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, बोला जा रहा है कि इंडिया जो है स्ट्रक्चरल बुल रन में जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ग्रोथ पोटेंशियल है तो थोड़ा सा मार्केट्स उसको ज़्यादा पी दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा टेंशन की बात है, बट हाँ, अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं होती हैं जितनी एक्सपेक्टेड है, तब थोड़ी टेंशन की बात जरूर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी जो ग्लोबल फैक्टर्स थे, डोमेस्टिक फैक्टर्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, उन पे अब उतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। अब कंपनीज को एक्चुअली अर्निंग्स डिलीवर करनी पड़ेंगी। एंड जैसा आप ये मैप देख सकते हैं, जो ये कांटा जिसको बोलते हैं या निडल जो है येलो पार्ट पे है,
विच मीन्स कि एग्जैक्ट जो कलर है वही मेरा ओपिनियन है कि कॉशियस रहो, बट एज ऑफ नाउ कोई भी डेंजर की बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा कॉशियस रहना जरूर पड़ेगा, एंड जो कंपनीज आप होल्ड करते हैं उनके ऊपर जरूर नजर बना के रखिए। एंड अगर स्मॉल कैप्स को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 अगर देखते हैं तो जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो ऑब्वियसली नियर 1 मंथ हाई पे है, 3 मंथ हाई पे है, 6 मंथ हाई पे है, 1 ईयर के हाई पे भी है। एंड 2 ईयर एवरेज देखें तो उसके भी अबव चल रहा है, बट 5 ईयर अगर एवरेज निकालते हैं तो उसी के आसपास चल रहा है, या जो उसकी जो एवरेज है उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर्स का अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो एक समय पे तो ऑब्वियसली जब स्मॉल कैप्स में कोविड के बाद जब स्टिमुलस मिला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेड ने मार्केट्स में फ्लड कर दिए थे, उसके बाद स्मॉल कैप्स एक बार 60 के आसपास प्राइस अर्निंग्स रेशियो पहुंच गया था, बट वो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं था। एंड एक समय पे इसी साल इनफैक्ट फरवरी मार्च में आप देखते हैं इस लाइन में, ये जो नीचे जो पिंक लाइन है ये प्राइस अर्निंग्स रेशियो की लाइन है, इसमें अराउंड 16 या 15.89 के आसपास पहुंच गया था स्मॉल कैप 100 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो। एंड तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे ये बोलकर कि आप यहाँ पे बिंदास बाय करो, क्योंकि 15.89 या 15.9 से नीचे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्मॉल कैप 100 गिरेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग्स रेशियो। एंड तब मैंने भी टचवुड बहुत अच्छी खरीदारी की, एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं इनफैक्ट 15 पे पहुंच गया था मार्च 28 2023 में, 15.04 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो था। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली आई है स्मॉल कैप्स में। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो अगर रिसेंट में देखें स्मॉल कैप्स का तो 28 क्रॉस हो चुका है, तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट एज ऑफ नाउ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि सारे के सारे स्मॉल कैप्स क्रैश हो जाएंगे, बट हाँ, जैसे गधा घोड़ा सब भाग रहे थे तो वहां पे अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा वही होगा कि जो कंपनीज एक्चुअली अच्छी हैं, फंडामेंटल जिनके अच्छे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है और एक्चुअली ग्रो कर रही हैं, अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, कैश फ्लोज डिलीवर कर रही हैं, उन पे अब फोकस रहना चाहिए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए 10 to 15 ईयर्स के लिए अगर आप इंडिया में इन्वेस्टेड नहीं हैं इंडिया स्टोरी में, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप 10 या 15 साल बाद अच्छा खासा रिपेंट करने वाले हैं। एंड एक गैप क्रिएट हो जाएगा उन लोगों में जो लोग इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए इस पीरियड में, एंड वो जो लोग नहीं किए, तब हो सकता है आपके बच्चे बोले कि काश पापा आपने 10 साल या 15 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता। एंड ये जापान की स्टोरी है, कहीं ना कहीं स्टोरी इंडिया की वैसी तो नहीं, बट उस हिसाब से ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव हो सकती है इंडिया में भी, क्योंकि अभी तो 7% के आसपास रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिख रही है, जबकि एक्सपोर्ट्स का साथ नहीं मिल रहा है। एंड जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी सुधरती है, एक्सपोर्ट्स भी अगर साथ मिलने लगता है, तो यू नेवर नो 8 to 9% भी इंडिया ग्रोथ रेट टच कर जाए, रियल ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद। एंड जैसा आपने देख सकते हैं 1950 के बाद जब जापान एकदम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवास्टेट हो गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए गए थे, उसके बाद 1950 के बाद 7.5% के स्पीड से ग्रो किया, उसके बाद 9%, ऑलमोस्ट 10% और ऑलमोस्ट 12% के आसपास पहुंच गया था 1960s में। तो जापान ऑब्वियसली सुपर पावर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आ गया था। तो इंडिया का भी स्टोरी वैसा ही लग रहा है, चाइना के भी लास्ट 20-30 ईयर्स की स्टोरी वैसी ही रही है, तो अब कहीं ना कहीं टाइम आ गया है इंडिया का। तो चलिए अब आते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स पे जिन अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट हाँ, उनके रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ा से स्टॉक्स वोलेटाइल रह सकते हैं। रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं ये मुझे या आपको नहीं पता, हो सकता है बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को पता हो जिसका वो फायदा उठा के बाय सेल करते हैं, बट एज ऑफ नाउ अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है, तो अपने एक एस्टिमेट्स ही लगा सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स होने वाले हैं। बट इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैल्यूएशन देखते हैं, ये 7,000 करोड़ की कंपनी है, जैसा मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ पावर मैक के बारे में। इसकी जो ऑर्डर बुक है मोर देन 50,000 करोड़ की है, बट माइनिंग एंड ऑपरेशंस के ऑर्डर बुक को हटा दी जाए तो अराउंड 13,000 या 15,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक निकल के आती है, क्योंकि जो माइनिंग एंड ऑपरेशंस है वो अराउंड 20-25 ईयर्स में धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने हैं। उसके बाद जो करंट प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो 31.2 के आसपास है, बुक वैल्यू 918 है, जिससे प्राइस टू बुक वैल्यू 4.88 निकल के आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20-22% के आसपास है, वो भी काफ़ी सही है। एंड अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपनी अच्छा ही
डिलीवर कर रही है। एंड लास्ट एक दो क्वार्टर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला, एंड क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करती है, बेसिकली माइनिंग में है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पावर एंड वाटर में है, तो इसी वजह से मानसून का इम्पैक्ट भी रहता है, जिससे ईयर ऑन ईयर कंसिडर करते हैं। ईयर ऑन ईयर ऑन एन एवरेज कंपनी अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। एंड अगर बैलेंस शीट भी कंपनी की देखें तो डेट भी क्वाइट मैनेजेबल है, ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो है। इक्विटी टू डेट यानी डेट टू इक्विटी 1:3 का रेशियो है। एंड कैश फ्लोज भी कंपनी साथ में जनरेट कर रही है। स्पेसिफिकली मैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, जो कंपनी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, क्योंकि उन कंपनी को ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी अच्छे प्रोजेक्ट्स में, जिससे नेगेटिव होगा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर कंपनी डेट रीपे कर रही है साथ में, तो और भी अच्छा हो जाता है। एंड उसके बाद अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है प्रोमोटर्स की, डेफिनेटली 64% से अक्टूबर में 60% आ गया है। बट अच्छी बात यह है, ये जो होल्डिंग है एब्जॉर्व की है डीआईआईज एंड एफआईआईज ने, एंड पब्लिक की शेयर होल्डिंग ऑन एन एवरेज थोड़ी बहुत कम ही हुई है। एंड उसके बाद अगर देखते हैं कंपनी का, जैसे मैंने अर्निंग्स कॉल पढ़ा, तो उसमें कंपनी का कहना है कि जो Q3 एंड Q4 रहता है, वो हिस्टोरिकली बेटर रहता है Q1 एंड Q2 से इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एट द सेम टाइम कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रही है, जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिल सकता है। पावर मैक का टेक्निकल चार्ट अगर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट थोड़ा सा ये बेरिश जरूर हो गया था, बट अभी रिसेंटली इसको अराउंड 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिससे ये वापस बुलिश हो गया है। एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का, तो अपने को फिर से 4700 या इनफैक्ट 5000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जो कंपनी है, ये भी अगेन मैं 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली कई बार बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत ऑब्वियस चीज़ें भी बहुत आपके लिए फायदेमंद या इफेक्टिव हो सकती हैं। जैसा ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जितना भी मैन्युफैक्चर करेगी, आत्मनिर्भर भारत पे जितना फोकस करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पावर सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट्स हो, तो क्रेन की रिक्वायरमेंट हर जगह होगी, रियल एस्टेट हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी, तो कमर्शियल रियल एस्टेट, सॉरी कमर्शियल क्रेन्स की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। एंड इसका अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखें तो 44.1 के आसपास है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, बट कंपनी ने गाइडेंस दी है मोर देन 25% प्लस ग्रोथ रेट, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रेट टारगेट कर रही है। एंड अगर उससे प्राइस अर्निंग्स रेशियो, या सॉरी पेग रेशियो अगर निकालते हैं, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, तो बिलो 2 आता है। दैट मीन्स कंपनी अभी भी उतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट करके चला जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 26% के आसपास है। एंड कंपनी के अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, तो फिनोमिनल रहे हैं। कंपनी ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में रेगुलरली ग्रो कर रही है। हर एक क्वार्टर में ग्रो करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लोज भी कंपनी अच्छे जनरेट कर रही है, तो सिर्फ प्रॉफिट्स काफ़ी नहीं होते, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी जरूरी हो जाता है डिलीवर करना। एंड प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट फ्यू क्वार्टर से सेम रही है। एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में 6.51% से 8.96% कर दिया है, जो पॉजिटिव हो जाता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 23.28% से कम होकर 21.48% हो गई है। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अभी भी अराउंड 1 लाख ही हैं, तो स्टिल बहुत लंबा जा सकता है ये स्टॉक। एंड मैं तो पर्सनली 330 लेवल से मेंबर्स के साथ रेगुलरली डिस्कस किए जा रहा हूँ, और इनफैक्ट वेरी रिसेंटली अराउंड 800 के आसपास मैंने 200 शेयर्स और लिए। तो पर्सनली मेरे पास आई थिंक 1600 शेयर्स हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के। एंड जैसा आप देख सकते हैं, जब यहाँ ब्रेकआउट मिला अराउंड 800 के आसपास, तो मैंने फिर से एडिशन किया था इसमें, एंड उसके बाद वापस इसने रिटेस्ट किया 800 के आसपास, एंड अभी फिर से ये 870 के आसपास खड़ा हो गया है। इनफैक्ट अगर रफ पैटर्न देखें लास्ट फ्यू वीक्स का, तो ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल छोटा सा बना रहा है ये स्टॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर अगेन ब्रेकआउट मिलता है,
कप एंड हैंडल का, तो आगे और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद थर्ड जो कंपनी है ये मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में ही ऐड की है, इनफैक्ट लास्ट 3-4 मंथ्स में ही ऐड की है, कैपलिन पॉइंट लैब बोल के। फिनोमिनल कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस अर्निंग्स रेशियो आप देखते हैं 25.4 का है। और ये जो रेशियो दिया होता है ये बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अर्निंग्स के बेसिस पे दिया होता है। अगर फॉरवर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली और ज़्यादा कम हो जाता है बेस्ड ऑन नेक्स्ट 1 ईयर अर्निंग्स कैसी रहने वाली हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के आसपास है, पेग रेशियो 1.2 है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी सिर्फ 5 के आसपास है। तो काफ़ी सही स्टॉक हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स देखते हैं, जबकि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम डिमांड में है, फार्मा कंपनीज काफ़ी प्रेशर में थी स्पेशली कोविड के बाद, बट इस कंपनी को कोविड का एज सच कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कंपनी कैंसर सेगमेंट में, ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स भी फिनोमिनल रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स भी मेंटेन किए, इनफैक्ट कंपनी ने मार्जिन्स थोड़े बहुत एक्सपैंड ही किए हैं, एंड रेगुलरली रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड अगर आप इसका चार्ट देखते हैं सेल्स एंड मार्जिन का ओवर इट्स एंटायर हिस्ट्री, तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट चार्ट देखा है मैंने इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्जिन इस कंपनी का, क्योंकि हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डिप या सिग्निफिकेंट राइज आ जाता है सेल्स एंड मार्जिन में, बट कंपनी रेगुलरली कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर डेट भी देखें तो कंपनी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बोरोइंग्स ना के बराबर है 3 करोड़ के आसपास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी हद तक सही है, एंड उसके बाद प्रोमोटर रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग भी इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2022 में 68.8 थी जो बढ़ के 70.6 हो गई है। एफ ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो 78,000 के आसपास है। अगेन ये अभी भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पब्लिक के बीच में, एंड मैंने अराउंड 1030 के आसपास ऐड किया था, मेंबर्स के साथ भी वहीं डिस्कस किया था। एंड इसका चार्ट अगर देखते हैं तो अगेन यहाँ एक ब्रेकआउट मिला था डबल बॉटम पैटर्न का, तो यहाँ इसके बाद मैंने फिर मेंबर्स को सजेस्ट किया था ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया अराउंड 1320 के आसपास, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, एंड फिर से ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, या तो आप अभी भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर इसका रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, बट डिस्क्लेमर ये जो भी इंफॉर्मेशन है एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद स्टडी करके लेना है, मेरे या किसी और के बोलने पे कोई भी स्टॉक नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।